इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। इकोनॉमिक्स किसके बारे में है? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स मीन्स। देखिए, आपको स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर that focus on rational management of scarce resources in such a manner so that social welfare is maximized। इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा एक क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। अब बात करें सब्जेक्ट मैटर की, तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट मैटर है जो इस चीज पर फोकस करता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो स्कार्स हैं, उसका रैशनल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो चलिए दोबारा से इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इसकी मेन की टर्म्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब हम इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, इसका मटेरियल क्या है, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट मैटर। तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट। एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है रैशनल मैनेजमेंट। इसको भी मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैनेजमेंट और रैशनल मैनेजमेंट क्या होता है। रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। स्कार्स से बनता है आपका स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होती है? व्हेन द डिमांड ऑफ रिसोर्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट जीरो प्राइसेस। जब किसी रिसोर्स की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, चाहे वो चीज आपको जीरो प्राइसेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल क्यों नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कार्सिटी। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो फोकस करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं उसका क्या किया जाए? रैशनल मैनेजमेंट किया जाए, so that social welfare is maximized, so that social welfare जो है वो क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। सोशल वेलफेयर, एक कंज्यूमर का सोशल वेलफेयर कब होता है? जब वो मिनिमम इनकम से अपनी मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई करता है। एक जो आपका प्रोड्यूसर है उसका सोशल वेलफेयर मैक्सिमम कब होता है? जब वो क्या करता है? मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, लीस्ट कॉस्ट पर उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है, तब वो क्या होता है? उसका वेलफेयर होता है। इंडियन इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी जो है वो सोशल वेलफेयर में कब होती है? जब मैक्सिमम क्या किया जाता है? सोशल वेलफेयर में कब होगी? कि जब लोगों की बांट जो है, सोशल जस्टिस जो है वो सबसे ज्यादा हो, तो वो होता है सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स जो है, अगर हम बुक की लैंग्वेज में बात करें तो उसमें जो है दो वर्ड दिए गए हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अब उन वर्ड का मीनिंग क्या है उस चीज को जरा ध्यान से समझिए। ओकियस और नेमिन, ये दो वर्ड यूज किए गए हैं आपकी बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओकियस और नेमिन। ओकियस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो एक हाउस होल्ड जो है वो अपनी इनकम को किस तरह से मैनेज करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो क्या बताती है हमें? इकोनॉमिक्स बताती है, ओकियस एंड नेमिन। फिर आता है आपका अगला टॉपिक, इसमें स्कार्सिटी है बता दिया, इकोनॉमिक्स बता दिया। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है आपका चॉइस। चॉइस क्या होती है? देखो, जब पर्सन के पास रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड होते हैं, देन वी हैव टू मेक चॉइस। तब हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। कब? जब हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब क्या है? अब इस चीज को ध्यान से समझो। देखो, एक पर्सन की इनकम है, आपको सपोज करो आपको पॉकेट मनी मिलती है 1000 पर मंथ की। कितनी मिलती है आपको पॉकेट मनी? 1000। अब इस 1000 से आपको क्या करनी पड़ेगी? यू हैव टू मेक चॉइस कि आप इस 1000 को कैसे खर्च करते हो। आपका बर्थडे आ रहा है, आपने अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी देनी है, तब आप क्या करोगे? जो डेली की पॉकेट मनी मिलती है उसको आप सेव करोगे, खर्च नहीं करोगे कैंटीन वगैरह में जाकर या कुछ और फालतू का सामान खरीद कर।
यू हैव टू मेक चॉइस। क्यों चॉइस करनी पड़ती है? बिकॉज यू हैव लिमिटेड इनकम। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं देन वी हैव टू मेक चॉइस। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। दो फीचर्स हैं रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये फीचर्स भी कहलाती हैं इसकी रिसोर्सेज की। तो जब रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स होते हैं और क्या है अल्टरनेटिव उसके यूज है, तब हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। वी हैव टू मेक चॉइस कि हम सबसे पहले इस रिसोर्स का कहाँ पर यूटिलाइजेशन करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये होता है आपका चॉइस का टॉपिक। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है बेटे स्कार्सिटी जो है वो चॉइसेस की होती है। चॉइसेस का मतलब होता है डिसीजन लेना, और डिसीजन क्यों लिए जाते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को एक कंज्यूमर कैसे सेटिस्फेक्शन करे, एक प्रोड्यूसर कैसे प्रॉफिट अर्न करे, और इकोनॉमी में जो है वो सोशल वेलफेयर मैक्सिमम कैसे हो। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका इकोनॉमिक्स जो है वो दो तरह की, दो पार्ट में डिवाइड है। इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी क्या है? टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन से हैं वो? एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी होती है इसमें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो और मैक्रो की स्पेलिंग देखो आप, MICRO माइक्रो, MACRO मैक्रो। सिर्फ इस स्पेलिंग में डिफरेंस है तो आई और ए का। किसका डिफरेंस है? माइक्रो में आई यूज हुआ, मैक्रो में ए यूज हुआ। अब इस आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। आई का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। ए का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट। तो इंडिविजुअल और एग्रीगेट, यहीं से आपकी इकोनॉमिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड हुई, इंडिविजुअल और एग्रीगेट के कंसेप्ट को लेकर। जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक वेरिएबल को एक इंडिविजुअल लेवल पर, माइक्रो का दूसरा मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग देखें तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, छोटा बड़ा। जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक वेरिएबल को एक स्मॉल लेवल पर, एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक वेरिएबल को पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में मेन डिफरेंस यही है कि इसमें किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या वेरिएबल को एक स्मॉल लेवल पर, एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया जाएगा, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर और पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी किया जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो मेन क्या है समझ आ गया कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्दर और एग्जांपल, जैसे मान लो हम पर्टिकुलर मेरी बात करती हूँ मैं कि मैं किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी परचेज करती हूँ। अब अकेली मेरी बात हो गई तो होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक। पूरी इकोनॉमी में इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी परचेज की जा रही है, होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। और डिफरेंस क्या होता है? जो वेरिएबल माइक्रो में हम मानते हैं कि कांस्टेंट है, एक इंडिविजुअल के लिए कांस्टेंट है, वो मैक्रो पे कांस्टेंट नहीं होते हैं। और जो मैक्रो पे कांस्टेंट है वो माइक्रो पे कांस्टेंट नहीं होते। अब इसको फर्दर एक एग्जांपल से समझो, माइक्रो और मैक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट हो, या जो थ्योरी माइक्रो पर एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है वो मैक्रो पर एप्लीकेबल नहीं है, और जो मैक्रो पर एप्लीकेबल है वो माइक्रो के लिए ठीक नहीं है। कैसे? सबसे बड़ा इसमें एग्जांपल आता है सेविंग। कहते हैं इंसान को अगर ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसको सेविंग करनी चाहिए। ठीक है, तो सेविंग को हम क्या कहते हैं? एक वर्च्यू। वर्च्यू क्या होता है? क्वालिटी, गुण कहते हैं, या एक गुण, वरदान, कुछ मर्जी को सेविंग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सेविंग? सेविंग इज ए वर्च्यू, सेविंग इज ए क्वालिटी, सेविंग इज ए गुण, कि हमें जो है वो बचत करनी चाहिए, बचत जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करता है वो तो अच्छी बात है,
माइक्रो लेवल पर ये क्या होगी, ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी कि सेविंग होनी चाहिए, सेविंग अच्छी होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन पूरी इकोनॉमी में अगर सारे ही सेविंग करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा? क्यों? अब इस चीज को ध्यान से समझो। एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की क्या होती है? इनकम होती है। आपकी गली में कोई दुकान है, अगर आप उससे सामान खरीदते हो, आप खर्च करते हो, तो उसकी क्या होगी? इनकम होगी। लेकिन अगर आप पैसा सेव करने लग गए, आपने खर्च नहीं किया, तो उसकी इनकम कहाँ से होगी? क्या उसको इनकम मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या उसको इनकम मिल पाएगी? वो बेचारा क्या हो जाएगा? बेरोजगार। उसका सामान नहीं बिकेगा, और बिना बिके सामान रहेगा तो उसको क्या होगा? रोज थोड़े ही टाइम में वो दुकान क्या कर देगा? बंद कर देगा। उसे दुकान क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी। तो एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। फर्दर आपके स्कूल से एग्जांपल देती हूँ। अगर एक बच्चा जो है उसको पॉकेट मनी मिलती है, वो खर्च नहीं करता, वो कैंटीन नहीं जाता, वो अपने पास कैश में रखता है, तो ये तो इंडिविजुअल के लिए होगा, चल भाई वो अपने बर्थडे के लिए सेविंग कर रहा है या उसने फर्दर बुक्स वगैरह खरीदनी। लेकिन अगर सारे के सारे इकोनॉमी में सेविंग करने लग जाए, सारे के सारे बच्चे जो है वो कैंटीन ही ना जाए, तो कैंटीन वाले को क्या होगा? कैंटीन क्या हो जाएगी? तो इसका क्या फायदा हुआ फिर? तो जो माइक्रो के लिए थ्योरी एप्लीकेबल है, जो माइक्रो में वेरिएबल जो है काम करते हैं, वो मैक्रो में काम नहीं करते। आई बात समझ में? तो ये है माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें आता है इकोनॉमिक्स के फर्दर और दो क्वालिटी के बेस पर उसके टाइप्स दिए हुए हैं। एक होती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव क्या है, अब इसको ध्यान से समझो। देखो पॉजिटिव जो होती है वो बताती है आपको व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, ये बेसिकली आपकी ओपिनियन पर बेस होती है। ठीक है, सॉरी ओपिनियन नहीं, फैक्ट पर बेस होती है। हमारे देश में 1947 में इतने गरीब थे, अब इतने गरीब हैं, आगे इतने गरीब होंगे। व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, तो ये फैक्ट है। डाटा कलेक्शन से हमने ये स्टेटमेंट बनाई, तो ये आपकी क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव क्या कहती है आपको? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। अगर देश में गरीबी है तो उसको कैसे दूर किया जाए, बेरोजगारी है तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसमें आपके सजेशंस, आपकी ओपिनियन मांगी जाती है। तो ये क्या होती है आपकी नॉर्मेटिव। विराट कोहली ने एक मैच में सेंचुरी बनाई, ये क्या है? पॉजिटिव। विराट कोहली को लगातार 10 सेंचुरी बनानी चाहिए, ये क्या होगी? नॉर्मेटिव। व्हाट ought टू बी, क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है उस चीज का, आपकी सजेशंस, आपकी ओपिनियन मांगी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जो फैक्ट पर बेस होती है उसको पॉजिटिव। और क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव वाले को आप वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास डाटा है, फैक्ट है, आपके उसके बेसिस पर वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मेटिव को आप वेरीफाई कैसे करोगे? वो तो किसी की ओपिनियन है, किसी ने अपनी राय दी है, तो क्या उसको आप वेरीफाई कर सकते हो? सजेशन दिया था किसी ने, वो वेरिफिकेशन में तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इसका डिफरेंस है। और भी बहुत सारे इसमें ना डिफरेंस दिए हुए हैं। चलिए आप बुक के थोड़े से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के डिफरेंस को ही स्टडी करते हैं ताकि आपको बुक का भी साथ मिलता रहे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, हाँ जी बेटा,
मतलब कब आऊंगी? तुम्हारा टाइम टेबल पूछो ना कल। सेकंड सेकंड ट्वेल्थ ई में लगता था ना पहले तुम्हारा, तो ट्वेल्थ ई वालों के साथ होगा। ये बैचलर ट्वेल्थ उनसे पूछो उनका कौन सा लेक्चर है। ट्वेल्थ ई ये 11th बैठिए, पढ़ तो ले, ऊपर कैप्शन लगे हुए। अरे ऊपर कैप्शन लगे हुए रूम पे, वो देख 1034 में मिल जाएगा। हाँ तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और जबकि नॉर्मेटिव डील्स विद द इकोनॉमिक्स लीड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पॉजिटिव व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी, और नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी। ये समझा दिया। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव जो है आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दे मे बी ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट may be termed as true or false. These statement involve opinion only. इसमें क्या है, सिर्फ ओपिनियन को लिया जाता है। Somebody says India is more than the population of India is more than population of China. It is definitely a positive statement, but it is wrong. One can verify it. चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है ना, जबकि इसने क्या कहा है, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से, ठीक है, इंडिया नंबर 1 पे पॉपुलेशन में। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन somebody says old age pension should be stopped, ओल्ड एज पेंशन को बंद कर देना चाहिए, ये तो जस्ट उसकी एक ओपिनियन है। फैक्ट और फिगर आर वेरीफाइएबल, फैक्ट और फिगर्स को आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन और जो आपकी नॉर्मेटिव होती है उसमें ओपिनियंस होती है, उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होती है, कोई सजेशंस नहीं होते हैं, जबकि नॉर्मेटिव में आपके क्या होती है, वैल्यू जजमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका टॉपिक व्हाट इज एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या होती है, देखिए ध्यान से समझिए, इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज ए पर्टिकुलर एरिया which tells how the people earn their living, how people maintain their standard of living। लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मेंटेन करते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, अपनी अर्निंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज में, कौन कौन से सेक्टर में वो इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में जो हमें बताती है, दैट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। लोग जो है अपनी लिविंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो हमें बताती है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी जो है वो 3 तरह की होती है आपकी, तो उसमें 3 तरह की इकोनॉमी कौन कौन सी है। एक होती है आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है आपकी मिक्स इकोनॉमी, और तीसरी होती है आपकी मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। चलिए उससे पहले आपकी सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी दो दी हुई है। सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट capable of producing all goods and services which he needs for the satisfaction of wants। एक इंसान जो है वो अपनी सारी जरूरतों के लिए सभी चीजों का प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकता। किसान जो है वो व्हीट का करेगा, राइस का करेगा, क्या वो फ्रूट का भी कर लेगा, वेजिटेबल्स का भी कर लेगा, क्या इंडस्ट्रियल गुड्स का भी कर लेगा, क्या ट्रांसपोर्ट का भी वो कर सकता है, सभी गुड्स का नहीं कर सकता। तो उनको क्या रहना पड़ता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इफ यू आर ए टीचर, स्टूडेंट डिपेंड अपॉन यू फॉर देयर एजुकेशन, you on the other hand depend upon the baker for bread, a tailor for stitching your clothes, a maid servant for domestic help, and so on। Thus mutual interdependence is the essence of economic activity। Mutual interdependence leads to exchange। जब आपकी इंटरडिपेंडेंस है तो आप क्या करोगे, एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करोगे। अकॉर्डिंगली वी कैन से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज आर द कोर एलिमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो म्यूचुअल एक दूसरे पर डिपेंड रहना, एक्सचेंज करना, ये किसी इकोनॉमी के कोर एलिमेंट होते हैं। तो सिंपल इकोनॉमी वो होती है जिसमें इंटरडिपेंडेंस जो है और एक्सचेंज जो है वो एक मॉडरेट डिग्री पर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, मॉडरेट होता है। A simple economy contrasts with a complex economy. Unlike in a simple economy, the degree of independence and exchange in a complex economy is very high। जिसमें इंटरडिपेंडेंस या एक्सचेंज बहुत हाई होता है उसको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है, और जिसमें कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट नहीं दिया हुआ होगा, जो न्यू बुक आई है उसमें ये कंसेप्ट दिया हुआ है।
तो आप इस चीज को सिर्फ इतना इसकी डेफिनेशन से ही समझिए कि सिंपल इकोनॉमी वो होती है जिसमें इंटरडिपेंडेंस मॉडरेट डिग्री की कम होती है, और आपकी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वो होती है जिसमें इंटरडिपेंडेंस हाई डिग्री की होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं 3 तरह की इकोनॉमी। तो सबसे पहले इसमें आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है आपकी मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, और तीसरी होती है मिक्स इकोनॉमी। अब इन तीनों इकोनॉमी का मीनिंग इसको समझिए बड़े ध्यान से। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें रिसोर्सेज की ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट सब कुछ मैनेज करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये सारे डिसीजन किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। दूसरी होती है आपकी मार्केट और फ्री इकोनॉमी, जिसमें रिसोर्सेज की ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होती है, या मार्केट में किसी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी। तीसरी होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के ही डिसीजन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, मिक्स इकोनॉमी है। और जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी कि सेकंड देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नोशनल वेरी लो, दीज आर कॉल्ड फ्री और मार्केट इकोनॉमीज। आपका एग्जांपल है यूएसए और यूके में जो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इंडिया में कैसी पाई जाती है, मिक्स इकोनॉमी, यूएसए और यूके में कैसी पाई जाती है, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी पाई जाती है। ठीक है, और चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया डिग्री ऑफ कंट्रोल जिसमें बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया में कैसी पाई जाती है, आपकी कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पाई जाती है। ठीक, देखो जो आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसका, सोशल वेलफेयर। और जो आपकी मिक्स इकोनॉमी होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव दोनों चलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल। जहां गवर्नमेंट होगी वहां सोशल वेलफेयर होगा, जिन पर रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो सोशल वेलफेयर से काम करेंगी, जहां प्राइवेट की ओनरशिप है वहां प्रॉफिट से काम किया जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस इसमें पढ़ लेते हैं क्विकली तीनों का। These are economies where the economic activities, production, consumption, investment and exchange are firmly controlled by the government or some central authority. और free economy, these are the economies where the economic activities or are controlled by the market forces. और mixed economy, these are the economies where the economic activities are governed by free play of market forces and regulated by the government. इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखे जाते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही मोटिव एक साथ चलते हैं। इसमें कंज्यूमर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जो कंट्रोल्ड वाली है। मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर को सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है, और जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से है तो कंज्यूमर का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज होती है पीडीएस सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो राशन के डिपो हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कंज्यूमर की इसेंशियल ऑफ लाइफ नेसेसिटी की चीजें कौन सी हैं और उसको कैसे प्रोवाइड करवानी है। इसमें रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, इसमें प्राइवेट की ओनरशिप होती है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की ओनरशिप होती है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर मेन डोमिनेटिंग होता है, पब्लिक सेक्टर, इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटिंग होता है, और इसमें दोनों सेक्टर होते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, हालांकि पता क्या है, पहले तो ये 2 चैप्टर इकट्ठे होते थे, सेंट्रल प्रॉब्लम और उसी में ये सारी डेफिनेशंस आती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको सेपरेट कर दिया है। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें सेकंड चैप्टर, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो अब कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे।